लास्ट लेक्चर में मीडिएशन मॉडरेशन कर दी है। अभी हम लोग लेटेंट एनालिसिस पे जा रहे हैं। लेटेंट मीन टू से काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। स्केल डेवलपमेंट में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है जिसमें पूरी लेटेंट वेरिएबल्स के साथ हम काम करते हैं। ठीक है, उसमें कुछ एनालिसिस होते हैं। तो आज हम पहला एनालिसिस करने जा रहे हैं EFA, CFA और इनसे बॉर्डर जो है IRT। ये तीन बड़े एनालिसिस होते हैं। अभी जो अभी लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा वो बेसिकली मेन वेरिएबल्स के ऊपर एनालिसिस किए थे। स्केल था, स्केल का टोटल किया आपने, सम अप किया, उसके साथ एनालिसिस किया था सम अप के साथ। अभी कुछ एनालिसिस ऐसे हैं, इमेजिन करें कि फर्स्ट टाइम ये जो स्केल आप यूज़ कर रहे होते हैं इंटेलिजेंस के या कोई भी स्केल यूज़ कर रहे होते हैं, सम टाइम आपको बनाने पड़ जाए। ठीक है, तो कौन से एनालिसिस होना चाहिए स्केल डेवलपमेंट के लिए? इसके लिए सिंपल प्रोसेस है कि आपको थ्योरी डेवलप करनी पड़ती है। स्टेप 1 में कंसेप्चुअलाइजेशन करनी पड़ती है, फिर कंसेप्चुअलाइजेशन के बाद कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, आइटम बनाने पड़ते हैं। आइटम बनाने के बाद पायलट स्टडी के बाद आपको मेन स्टडी, फिर रिवीजन करनी पड़ती है। उनके अंदर एक समंदर है, ये समझ लें, पूरा का पूरा 5 स्टेप्स हैं स्केल डेवलपमेंट के, आप लोगों ने पढ़े होंगे साइकोमेट्री के अंदर। तो यहाँ हम एनालिसिस की बात करते हैं EFA, CFA एंड IRT। बहुत एडवांस एनालिसिस है। ठीक है, ये होते कब है? जब भी कोई स्केल डेवलप होता है तो उसमें कुछ आइटम्स होते हैं। अगर आपने देखा हो वो आइटम बेस्ड ऑन किसके बनती है? जो आपका कंटेंट एनालिसिस होता है थ्योरी के अंदर, थीम्स की बेस के ऊपर बनते हैं थ्योरी के ऊपर। जैसे डिप्रेशन का आइटम है, डिप्रेशन का स्केल, तो उसमें डिफरेंट आइटम्स हैं। मुझे लास्ट 6 मंथ से नींद नहीं आ रही, वट एवर जो भी इस तरह क्वेश्चन है। क्या आपको सुसाइडल थॉट्स आती हैं? आगे ऑप्शन होता है यस एंड नो। ये जो क्वेश्चन है, ये जो कंटेंट है, इसका एनालिसिस करना। ये कंटेंट आइटम सही होगा तो ओवरऑल स्केल सही बनेगा ना। स्केल मिलके बनता है, याद रखिएगा। ओवरऑल स्केल डिप्रेशन है, डिप्रेशन का स्केल मिलके बनता है आइटम से। डिफरेंट आइटम्स होते हैं, जैसे BDI है, उसके जितने भी आइटम्स हैं उनसे मिलके ये बनता है डिप्रेशन का स्केल। अब जब आपने जो एनालिसिस किए हैं, मॉडरेशन, मिडिएशन, कोरिलेशन, जो भी किए, यूनिवेरिएट, मल्टीवेरिएट, टी-टेस्ट, वो किए हैं होल के साथ किसी भी स्केल के। अभी ये जो होल है ये तब सही होगा जब इसके आइटम सही होंगे, ऐसा ही है ना। तो इसके आइटम को कहते हैं लेटेंट कंटेंट कहते हैं, अनऑब्जर्वेबल, जिसको ऑब्जर्व ना किया गया हो। इसके ऊपर जो एनालिसिस लेटेंट कंटेंट कहते हैं। और ये कंटेंट कौन सा होता है जिसको सम अप करते हैं? ये ऑब्जर्वेबल होता है, जिसके ऊपर आप एनालिसिस कर चुके हैं। ठीक है, ये लेटेंट नहीं है, ये छुपा हुआ कंटेंट है। छुपे हुए कंटेंट को आप लोगों ने ऑब्जर्वेबल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? ये एनालिसिस करने पड़ेंगे। कौन से एनालिसिस? EFA, CFA, IRT। ठीक है, अब सबसे पहला एनालिसिस ये है कि जब भी कोई स्केल बनाए उसके आइटम्स होते हैं, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। ठीक है, EFA जो होता है बेसिकली, पहले EFA को एक्सप्लेन करते हैं, बाद में IRT पे चले जाते हैं। EFA एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस है। इसमें ये होता है जब भी कोई नया स्केल डेवलप होता है, जब भी कोई नया स्केल आप डेवलप करें, ठीक है, फर्स्ट टाइम, तो उसका स्ट्रक्चर बन रहा होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो बिग 5 किया आप लोगों ने पर्सनैलिटी? बिग 5 एक स्केल है, इसका होल ये है बिग 5 का, इसके सब स्केल है 5। न्यू बिग 5 के ऊपर 5 सब स्केल्स है, एग्रीएबल, न्यूरोटिक, साइकोटिक, एंशियस, व्हाटएवर जो भी है ना, एंशियस, व्हाटएवर जो भी 5 सब स्केल्स है। ये देखिए, दिस इज द होल, दिस इज सब स्केल, इनके आगे आइटम्स हैं हर सब स्केल के, हर आइटम है हर सब स्केल, कैसे ही है ना। अब आइटम मिलकर बनाते हैं सब स्केल मिलकर बनाते हैं होल। सम टाइम आइटम मिलकर होल बना देते हैं, सब स्केल नहीं होते। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर आपके सामने आया है, ये हर स्केल का स्ट्रक्चर होता है इसी तरह का। ये स्ट्रक्चर कौन बनाता है? इसमें कौन से आइटम आने चाहिए, इस सब स्केल में कौन से आइटम आना चाहिए, इसमें कौन से आने चाहिए, ये कौन बताएगा हमें? ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, जब भी आप आइटम पूल बनाते हैं, स्केल बना लेते हैं, तो इसका डिसीजन जो लेना होता है, एक स्केल का एनालिसिस है, उसे कहते हैं एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, जब भी वो स्केल पहली बार बनता है तो उसका एनालिसिस किया जाता है। उसका एनालिसिस जो होता है वो ये फैक्टर बना के देता है। इसे कहते हैं अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है ना, कोवर्ट स्ट्रक्चर, छुपा हुआ स्ट्रक्चर है। यहाँ तक छुपा हुआ था, पहले आइटम थे, ये कुछ नहीं था, ना सब स्केल थे ना होल था।
इसके बारे में आइटम्स को उसने प्लेस करके खुद ब खुद स्ट्रक्चर बना दिया। जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसे कहते हैं, समझ लेके लेटर वेरिएबल। आप आइटम जो है, आपके पास ईंटें हैं, एक मकान बनाना है, आपने बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग के लिए आपके पास क्या है, ईंटें हैं, सिर्फ घर बनाने। ईंटों से मकान बन जाता है। एक मैप चाहिए होता है, कमरे चाहिए होते हैं, हर चीज़ चाहिए होती है, एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। ऐसा ही है ना मैप। तो ये मैप है आपका कौन बनाता है, EFA, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। ये स्ट्रक्चर जब भी पहली बार दुनिया में कोई स्केल आपने बनाना है, सबसे पहले उसके ऊपर कौन सा एनालिसिस रन करना है, EFA, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। एक्सप्लोर कर रहा है किसको, फैक्टर को। ये फैक्टर थे ना, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, इनको एक्सप्लोर कर रहा है। अब याद रखिएगा एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस क्लियर हो गया। एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। अब इसके बाद होता है कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। ये मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ, बाकी इसको डिटेल में हम जब करेंगे तब पता चलेगा। कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, जब एक स्केल बन जाए, जब एक स्केल बन जाए, ये बना हुआ था यही स्केल, फिर इसके ऊपर वही सेंटर्स या कोई और बंदा इसके ऊपर दोबारा एक एनालिसिस करता है, इसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए कि सही बना कि नहीं बना, ठीक है, इसको कंफर्म करने के लिए। तो कौन सा एनालिसिस करते हैं, कंफर्मेटरी। यही स्ट्रक्चर बनाती हैं एमॉस के ऊपर, लेजर सॉफ्टवेयर के ऊपर, आर सॉफ्टवेयर के ऊपर, जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी EFA ने दिया होता है। पहले EFA रन होता है, फिर इस EFA के स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर दोबारा उसके ऊपर एनालिसिस रन करती है कंफर्म करने के लिए। CFA, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, कंफर्म कर रहा है किसको, फैक्टर को, जो ऑलरेडी बने हुए हैं फैक्टर, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, CFA। याद रखिएगा इनका आपस में रिलेशनशिप है। EFA रन होगा, पहली बार स्केल डेवलप हुआ तो फिर क्या रन होगा, CFA। EFA दोबारा भी रन हो सकता है। क्यों, अगर यही सैंपल किसी और सैंपल के ऊपर अप्लाई करें, दूसरे कल्चर में जाए तो डायरेक्ट EFA भी कर सकते हैं। हर कल्चर में ये EFA रन सैंपल हो सकता है। आप CFA भी रन कर सकते हैं। CFA में कोई आइटम नेगेटिव लोड हो जाए, स्ट्रक्चर उसका बदल जाए, ये बताता है कि कोई आइटम अगर नेगेटिव निकल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि उसको निकालने के लिए दोबारा क्या करना पड़ता है, नया सैंपल लेके EFA करने के बाद फिर क्या करना पड़ता है, CFA। ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, सर्कल जो है वो चलता रहता है। EFA, CFA, EFA, CFA, एक ही स्केल का। जैसा बिग पाई पहली बार पढ़ा तो बहुत आइटम थे ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता कितने CFA किए, पाकिस्तान में 60 आइटम का है, 61 आइटम का है ना। वसीम फयाज ने इसको ट्रांसलेट भी किया, अडेप्ट भी किया हुआ है NIV से। इसी तरह हर कंट्री में डिफरेंट आइटम डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ है। ऐसा ही है ना इस प्रोसेस में। तो EFA, CFA, ये क्या स्टैब्लिश कर रहा है, EFA इस स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये स्टैब्लिश कर रहा है वैलिडिटी को। कौन सी वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पढ़ी थी आप लोगों ने, अभी आप वैलिडिटी पढ़ेंगे। ये स्टैब्लिश करता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को। दोनों EFA और CFA वैलिडिटी स्टैब्लिश कर रहे होते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, और जिसको हम फैक्टोरियल वैलिडिटी भी कहते हैं, ठीक है। और आगे आगे IRT बहुत ही एडवांस एनालिसिस है, ठीक है। एशियन कंट्री में कम यूज होता है, ये USA अप्रोच है। UK वाले ये वाला यूज करते हैं ज़्यादातर, जबकि USA वाले लेटेस्ट अप्रोच के साथ है IRT, आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। इनका कहना है, EFA कहता है कि होल तक जाए, लेटेंट कंटेंट को फैक्टर में चेंज करें, फैक्टर से होल बनाएं, होल के ऊपर एनालिसिस करें। ये आइटम को होल में स्ट्रक्चर में चेंज कर रहा था। जबकि IRT ये कहता है आप फैक्टर तो तब बनाएंगे जब आइटम सही हो। ऐसा ही है ना, जब घर बनाना है, ईंटें लेनी है, अगर ईंटें टूटी हुई थी पर पहला घर बन जाएगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। EFA स्ट्रक्चरल एनालिसिस जब स्ट्रक्चर बना देगा, घर बना देगा, टूटी हुई ईंटें हैं, 2 नंबर सीमेंट है, तो क्या होगा, जल्दी टूट जाएगा ना, उसकी बेस लाइन नहीं होगी, जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होगी वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना। समझ आइए आप लोगों को। तो IRT वाला जो लेटेस्ट सेंटेंस है वो ये कहते हैं कि नहीं, पहले आप ये समझे कि आपने घर बनाना है, जो ईंटें दी है, सीमेंट दी है, वो तो चेक कर ले एक नंबर है कि नहीं है, ठीक है, अच्छा है कि नहीं है। इस आई मीन टू से आप स्केल डेवलप करने जा रहे हैं, सबसे पहले आइटम देख लें कि आइटम सही है या अगर आइटम सही नहीं है तो फिर उसको होल बनाने का क्या फ़ायदा, उसके स्ट्रक्चर बनाने का क्या फ़ायदा। EFA तो आइटम को बता रहा है मगर आइटम के अंदर करैक्टरिस्टिक्स को नहीं बता रहा। ये जो IRT है ये बहुत एडवांस थ्योरी है, ये EFA और CFA से पहले रन होती है, ठीक है। ये कहती है आइटम देखें, हर आइटम को बारी बारी चेक करता है, हर आइटम को ये
उसी कंटेंट को, कंटेंट वैलिडिटी को चेक करता है। कैसे करता है? ये एक शेप बनाता है, एस शेप, एस शेप बनाता है। आपने सुना होगा आइटम डिफिकल्टी एंड इजीनेस। अब आप पढ़े जाके कि आइटम इजी है या डिफिकल्ट है। ऐसा ही है ना, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट है मेन डिस्क्रिमिनेशन के साथ ना। मैं आपको सिंपल समझाऊंगा वो अगले लेक्चर में, जब आईआरटी समझाऊंगा कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है, कौन सा टैक्स है। ठीक है, तो याद रखिए कि एस शेप बनाता है। एस शेप में 2 सैंपल होने चाहिए। एक क्लिनिकल पॉपुलेशन, जैसे डिप्रेशन का स्केल बनाया है, उसमें 2 पॉपुलेशन लेंगे। एक वो लोग जो डिप्रेशन में हैं जिनके लिए स्केल बनाया है, एक वो लोग जो नॉर्मल है जिनको डिप्रेशन नहीं है। अब आइटम 1 है कि मुझे रात को नींद नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल, ये आइटम किन के लिए सूटेबल है? डिप्रेशन के लोगों के लिए। और किन के लिए सूटेबल नहीं है? अब इसका आंसर है यस एंड फॉर एग्जाम्पल, किसको नो करना चाहिए, किसको यस करना चाहिए? डिप्रेशन के पेशेंट को क्या करना चाहिए? यस। और नॉर्मल लोगों को क्या करना चाहिए? अगर ऐसा करते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो शेप बनती है एस शेप। एस शेप इस आइटम की, ये आइटम की इसी तरह मैं अभी बताता हूँ। एस शेप बनती है, एक लेवल बताती है किसका? डिफिकल्टी और ट्रेड्स की बेस के ऊपर बताती है। ये ट्रेड्स है। अगर ये जो आइटम है स्लीप, आपको रात को नींद नहीं आती, ये ट्रेड है, लेटेंट ट्रेड है। उसके आगे जवाब है कि किस पॉपुलेशन की। आप ये डिप्रेशन का स्केल है ना, किसके लिए बना रहे हैं आप लोग? डिप्रेशन के लोगों के लिए। साथ ये किसके लिए सूटेबल नहीं है? ये भी ले, दोनों को ले रहे हैं। ऐसे ही दोनों के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ये आइटम। अब यहाँ देखिए एस शेप क्या करती है, हर आइटम को देखती है कि ये डिप्रेशन के लिए सूटेबल है। अब ये डिप्रेशन का लोगों के लिए आइटम क्या होगा? इजी। और डिफिकल्ट किन के लिए होगा? अब जैसा कि मैं आपको सिंपल डिफिकल्ट और इजी का कॉन्सेप्ट 2 मल्टीप्लाई 2। अगर ये मैं 5th क्लास के बच्चे से पूछूं, ये 1 क्लास से पूछूं, वो आंसर दे देगा। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दूं, अब 1 क्लास का बच्चा जवाब देगा, मे भी थोड़ा सा लेट दे। अगर डिवाइड बाय 10 कर दूं, 1 बार का बच्चा कर सकता है, उसके लिए सूटेबल है। हाँ, अगर मैं 5th से पूछूं उसके लिए है। तो इसका मतलब है अगर 10 से पूछूं उसके लिए आइटम इजी होगा। हमारी साइकोलॉजिकल थ्योरी में ये कहा जाता है आइटम ना इजी होना चाहिए ना इक्वल होना चाहिए सबके लिए। जब क्लास 1 है सबका, आपकी क्लास में से यही क्वेश्चन मैं पूछूं, आधों को आए आधों को ना आए, इसका मतलब है ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। क्वेश्चन में पेपर ऐसा होना चाहिए जिसमें लोग जो है ना सबके लिए इक्वल हो। फेल या पास होना तो आपकी मेहनत के ऊपर है ना, वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा होता है। तो यहाँ यस एंड नो। यस का मतलब है सिंपल, डिप्रेशन का आइटम किसके लिए है? यस का मतलब है कि उनमें डिप्रेशन का सिम्टम है। और नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए अभी देखा जाए तो नो। इसी को देखें, डिप्रेशन के लिए वो इजी है और ये आइटम डिस्क्रिमिनेट कर रहा है 2 पॉपुलेशन को। ये आइटम डिस्क्रिमिनेट कर रहा है नॉर्मल पॉपुलेशन को और ये बता रहा है कि डिप्रेशन की पॉपुलेशन के लिए ये आइटम सही है, सूटेबल है। और जबकि नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कि आइटम अच्छा है या बुरा है, ये आइटम का डिसीजन यहाँ से होता है शेप में से। ये शेप जो होती है ये समझ लें कि नीचे यहाँ पॉपुलेशन है, ये ट्रेड्स है। ये ट्रेड्स किसका है? स्लीप है, स्लीप का ट्रेड है ना। और यहाँ पॉपुलेशन है, कौन सी पॉपुलेशन है? यहाँ समझ लें कि इससे पीछे वाली पॉपुलेशन डिप्रेशन की है और अगले वाली किसकी है? नॉर्मल है। अब यहाँ से लोग फिल करना शुरू करते हैं, यहाँ तक जाते हैं। ये जो पॉपुलेशन है ये डिप्रेशन की पॉपुलेशन है, इनके लिए ये आइटम इजी है। और जबकि ऊपर वाली पॉपुलेशन के लिए यहाँ से यहाँ तक डिफिकल्ट है। ये वाली पॉपुलेशन नॉर्मल है जिनके लिए आइटम डिफिकल्ट है। ट्रेड्स बढ़ता जा रहा है 0 से 1 2 3 4 5। यहाँ इसका मतलब है डिफिकल्ट ट्रेड्स है ये वाला। और यहाँ डिफिकल्ट लेवल, यहाँ इजी लेवल। किनके लिए? अब ये शेप अगर एस शेप बने तो इसका मतलब होता है कि ये आइटम सही है। अगर एस शेप ना बने, ऐसे बने, ऐसे बने, उल्ट बन जाए, क्या डिपेंड करता है सैंपल में। बाद में वेरिएशन बाद में देखते हैं। ठीक है, यहाँ सैंपल इनका कॉन्सेप्ट आईआरटी वाले जो कहते हैं वो ये कहते हैं पहले आइटम का डिसीजन ले लो। हर आइटम की ये कर्व बनाएगा इस तरह की। अगर वो कर्व एस शेप है तो इसका मतलब आइटम
सही है। अगर आइटम सही नहीं होगा तो उसको डिस्कार्ड कर दें। उसका फैक्टर बनाने का फायदा क्या है? आइटम सही होगा तो ईएफ पे रन करेंगे ना। वो आइटम जो खराब है उनको पहले निकाल दें, डिस्कार्ड कर दें, आप लोग एलिमिनेट कर दें, ऐसे ही है ना। तो ये इनका जो कहना था, ये कहते थे आइटम इंपॉर्टेंट है, आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। ये ज्यादा फोकस किस पे करती है? आइटम के ऊपर। और जबकि ईएफए किस पे करता है? ये स्ट्रक्चर बनाता है। स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर तो कैसे बन सकता है? ईंटें खराब हो, अच्छी हो, घर तो बन ही जाता है ना, पता बाद में चलता है जब रहने आते हैं ना। तो यार ये स्ट्रक्चर बनाता है। ये कहता है स्ट्रक्चर बनाने से पहले आइटम को चेक करना इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी वैलिडिटी स्टैब्लिश कर रहा होता है? ये वैलिडिटी स्टैब्लिश कंटेंट वैलिडिटी। और ये कौन सी स्टैब्लिश करता है? फैक्टोरियल। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आईआरटी रन करते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर भी जरूरी होता है हमें, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं होगा तो होल नहीं बनेगा, होल नहीं बनेगा तो हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। आइटम तो यूजलेस है ना, केले केले है ना। तो स्ट्रक्चर ईएफए, ईएफए हो जाए तो सीएफए। ये एक सर्कल चलता जाता है इसी तरह। आईआरटी, आईआरटी के बाद ईएफए, ईएफए के बाद फिर आईआरटी। कहीं भी आईआरटी दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। ये सर्कल में आईआरटी कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ईएफए कहीं भी, कहाँ भी दिल किया आपका लॉजिकल बेस। तो ये बहुत एडवांस एनालिसिस है, लेटेंट एनालिसिस कहते हैं इसको, ठीक है। ऐसे एनालिसिस जो होते हैं आइटम के साथ स्केल डेवलपमेंट में यूज होती हैं। जो पहले हम स्केल डेवलप करेंगे तो एनालिसिस करेंगे ना। अगर आपको पीएचडी के काम में आपको स्केल डेवलप करना पड़ जाए तो पहले ये एनालिसिस करनी। इनके अंदर भी बहुत सारा एनालिसिस है, रिलायबिलिटी के, इंटरनल कंसिस्टेंसी के। मैंने सिर्फ एक आपको एक्सपोजर दिया ईएफए और सीएफए का। आइटम टोटल कोऑर्डिनेशन क्या होती है, हजारों आगे मेथड्स हैं, सिंपल, ठीक है, क्लियर, बस।